राइट ऑफ लिएन कोई समझा सकता है? सचिन, सुयस ने ज्वाइन किया हुआ है। सुयस, तुम्हें मालूम है राइट ऑफ लिएन क्या होता है? मैम वही ना जिसमें किसी पर्पस की वजह से कोई भी सामान अपने पास रिजर्व कर लिया जाता है। वेरी गुड। वो किसी भी पर्पस के लिए हो सकता है, सिर्फ स्पेसिफिक पर्पस के लिए नहीं होता है। हाँ, ठीक है, मैं बताती हूँ। ठीक है, राइट ऑफ लिएन किसी पर्पस से सामान को अपने पास होल्ड कर लेना। मैं बताती हूँ, आपको पेमेंट नहीं हुआ है और आपको पेमेंट चाहिए और वो दे नहीं रहा है, तो व्हाट यू डिड, यू होल्ड द गुड्स और सर्टेन थिंग्स, जो भी आपका उसका आपके पास है, आप उसको अपने पास रख लेते हो जबरन कि जब तक मुझे पेमेंट नहीं मिलेगा मैं नहीं दूंगा। इसी को हम राइट ऑफ लिएन बोलते हैं। जैसे सेलर एंड बायर के केस में, अगर बायर को सामान डिलीवर हो चुका है, वो उसको यूज कर रहा है, लेकिन और जो पेमेंट का डेट था, जब तक भी डेट है 2 महीना, 4 महीना, 3 महीना, 15 दिन, 1 महीना, 1 हफ्ते, वो बीत जाने के बाद भी वो पेमेंट नहीं कर रहा है, तो अगर सेलर के पास कुछ भी और है, राइट, बायर का मे भी इंस्टॉलमेंट में दिया हो, अगर कुछ उसके पोजीशन में रहेगा, ऑब्वियसली फिजिकली पोजीशन में गुड्स का होना जरूरी है राइट ऑफ लिएन के लिए। तो अगर मेरे पास, मान लो महिमा को मैंने कुछ सामान दिया, जैसे कि महिमा ने मेरे से 10 बंडल कोई बुक का या कोई नोटबुक का मंगाया था, 5 बंडल ऑलरेडी डिलीवर कर दिया मैंने महिमा को, और 15 दिन के क्रेडिट पीरियड पे दिया था। 15 दिन के बाद महिमा को मुझे पेमेंट कर देना था, लेकिन उसने किया नहीं। तो जो बाकी का 5 बंडल है मेरे पास, मैं उस पर क्या करूंगी, मैं वो तब तक डिलीवर नहीं करूंगी जब तक मुझे पिछले 5 बंडल का पैसा नहीं मिल जाएगा। राइट ऑफ लिएन मतलब आपके सामान को होल्ड कर लेना ताकि मेरा जो पेमेंट आपके पास है वो आप दे दो। ठीक है, इसी तरह वॉच मेकर कर सकता है। वॉच मेकर के पास हमने वॉच दी अपनी ठीक कराने के लिए, और ठीक करने के बाद पेमेंट, कोई क्रेडिट पीरियड नहीं है, जब वो हमको वॉच ठीक करके देगा हमको पेमेंट कर देना है, राइट। लेकिन हम उस समय उसको पैसा नहीं दे रहे, हम बोल रहे हैं कि मुझे घड़ी दे दो, मैं पैसा तुम्हें 1 हफ्ते बाद दूंगा। तो वो 1 हफ्ते तक आपकी घड़ी या 15 दिन तक आपकी घड़ी रोक के रख सकता है अपने पास, जब तक आप उसका पेमेंट ना कर दे। पेमेंट कर देने के बाद वो आपका सामान दे देगा। दिस इज राइट ऑफ लिएन, राइट। सेलर के केस में यही थोड़ा सा, बायर एंड सेलर के केस में राइट ऑफ लिएन मतलब सामान को होल्ड करना, जो कुछ भी आपके फिजिकल कस्टडी में है वो किस पर्पज से, अपने ड्यू को कलेक्ट करने के लिए। लेकिन अगर आपके कस्टडी में कुछ भी नहीं है, आप ऑलरेडी उसको ट्रांसफर कर चुके हैं, फिजिकल पोजीशन दे चुके हैं, तो फिर या फिर ट्रांजिट में जा चुका है वो सामान, तो सेलर के केस में अनपेड सेलर के पास एक और राइट होता है जिसको हम बोलते हैं स्टॉपेज इन ट्रांजिट। जब रास्ते में होता है सामान, जो आपने कैरियर को दे दिया है, ऑथराइज एजेंट को दे दिया है, तो फिर क्या माना जाएगा, एक्चुअली एजेंट को नहीं, क्योंकि एजेंट को डिलीवर करना इज इक्विवेलेंट टू डिलीवरिंग टू द बायर इटसेल्फ, इसीलिए उसको नहीं कर सकते स्टॉपेज ट्रांजिट। लेकिन कैरियर है या शिपमेंट में है या आपने किसी को दिया है, अपने तरफ से आप उनको ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी दे रहे, जिसका पेमेंट वो करेंगे, तो उस सारे केसेस में आप उसको होल्ड कर सकते हैं, वापस से अपने कस्टडी में ले सकते हैं, और फिर आप राइट ऑफ लिएन एक्सरसाइज कर सकते हैं। समझ में आया महिमा? यस मैम। ठीक है, मैंने स्टॉपेज इन ट्रांजिट एंड राइट ऑफ लिएन दोनों ही एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। ओके, अब हम लोग को आज क्या पढ़ना है उस पे चलते हैं। जो भी बचा होगा, आई डोंट रिमेम्बर टॉपिक क्या है, तो एक बार देख लेती हूँ टॉपिक क्या है। क्या पढ़ रहे थे हम लोग, लास्ट टॉपिक बताना। ये पढ़ाना है, ये तो मैंने डिस्कस कर दिया था। खुशी, अगर ना कुछ समझ में, वो नोट्स का नाम बताओ मुझे, क्या था? ट्रांसफर प्रॉपर्टी है, राइट्स ऑफ अनपेड। ओके ठीक है, मैं भी खोलती हूँ फिर बताना। ओके, अगर उसमें कुछ समझ में नहीं आया होगा तो उसको भी डिस्कस कर लेंगे, लेकिन मुझे याद है मैंने जल्दी जल्दी में से वो कवर किया था। ओके ठीक है, अभी मैं शेयर कर रही हूँ। सो यश, याद नहीं रहता तुम्हें कुछ क्लासेस में क्या पढ़ाई होती है? राइट ऑफ लिएन याद था? मत बोलो ना, ये सब एकदम बेसिक चीजें है। राइट ऑफ लिएन मतलब
किसी चीज को होल्ड कर लेना अपने पास। हम लोग ये सब करते हैं, प्रैक्टिस में है ये सब। तो ये सब कोई ऐसा बुकिश चीज नहीं है कि पढ़ना पड़ेगा इसको जानने के लिए, बेसिक चीज है। मॉर्गेज मतलब हमको तुमसे पैसा चाहिए, लोन लेना है, तो अपना कुछ सामान रख करके कस्टडी में, तुम्हारे सेफ कस्टडी में रख करके उसके अगेंस्ट लोन लेना। तो ये प्रॉमिस टू परफॉर्म समथिंग या प्रॉमिस टू रीपे योर लोन है, इसीलिए मॉर्गेज करते हैं। ये सब चूंकि टर्म ऐसा है जो सिर्फ किताबों में इंट्रोड्यूस नहीं हुआ है आपसे। जो चीजें सिर्फ किताब से आप सीखते हैं उसको पढ़ना पड़ता है, याद करना पड़ता है, लेकिन दीज आर प्रैक्टिकल थिंग्स, ठीक है ना। तो ये दिमाग में रखो। इसको दिमाग में रखने के लिए कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। लियन मतलब जो कोई मकान मालिक किराए के लिए सामान को होल्ड कर लेता है, जब तक किराया नहीं दोगे तब तक तुम्हारा ये सब सामान नहीं लिया, लियन हो गया, राइट। फोर्सफुली हम किसी चीज को अपने पास रखते हैं और वो राइट है। क्यों रखा आपने, तो उसके पास कुछ वजह है, राइट। लीगल रीजंस आर देयर, राइट। ठीक है, तो अब इसीलिए इसको याद करने की जरूरत मत बनाओ। अगर याद या पढ़ने की जरूरत पढ़ने लगेगी लॉ में आपको हर जगह, तो लॉ बहुत भारी हो जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी बहुत एक्सटेंसिव है, ठीक है। इसमें हम लोगों ने ये सब हो चुका था। ड्यूरेशन ऑफ ट्रांजिट बता चुके हैं, क्योंकि ड्यूरेशन ऑफ ट्रांजिट जानना जरूरी है, क्योंकि ट्रांजिट में जब तक है कुछ तभी तक आप स्टॉपेज इन ट्रांजिट और फिर लियन एक्सरसाइज कर सकते हैं। एक बार डिलीवरी हो गया तो नहीं कर सकते, तो कब वो डिलीवर्ड माना जाएगा और कब वो ट्रांजिट में माना जाएगा ये आपको समझना पड़ेगा, है ना। इसीलिए उसको डिफाइन किया गया। ओके, खुशी बोली कि डिफरेंस थोड़ा बाकी था, चलो हम थोड़ा इन शॉर्ट कर लेते हैं इसको डिस्कस। राइट ऑफ लियन मतलब रिटेन पोजीशन, किसी चीज को अपने पोजीशन में होल्ड करके रखना। नेक्स्ट है राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट। ये क्या है, आप स्टॉपेज इन ट्रांजिट कब कर सकते हो, तो लियन का मतलब है होल्ड करके रखना, और राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट का मतलब है कि जो चीज जा चुका है, आपके हाथ से निकल चुका है, उसको वापस से हाथ में मंगवा करके स्टॉपेज इन ट्रांजिट करके, या तो उसी को बोलो कि तब जब तक मैं बोलता नहीं हूं तब तक तुम डिलीवर नहीं करोगे, इन्फॉर्म भी नहीं करोगे कि मेरे पास सामान आ गया है, या फिर वो मुझे वापस ला के दे दो, बिकॉज आई हैव टू एक्सरसाइज माई राइट ऑफ लियन, राइट। तो ये पोजीशन रिटेन करना और दूसरा केस है रीगेन करना, ठीक है ना। स्टॉपेज इन ट्रांजिट करके वापस से उसको अपने पोजीशन में लेना। Who has the possession of the goods, किसके पास गुड्स होना चाहिए इन दोनों ही केसेस के लिए, तो the possession of the goods in case of right of lien obviously seller के पास होना चाहिए, फिजिकली वो उसके पास होना चाहिए, तभी वो ये कर सकता है। लेकिन स्टॉपेज इन ट्रांजिट उसके हाथ से निकल चुका है, तो राइट ऑफ लियन का एक्सटेंशन, एक वर्जन है, एक्सटेंड करके दिया गया है ये राइट अनपेड सेलर को, कि अगर वो आपके हाथ से निकल गया, तो अगर वो बेली के पास है या कैरियर के पास है, अगर किसी के सेफ कस्टडी में है, या किसी को आपने किसी खास पर्पज से दिया है, जैसे कि ट्रांजिट के पर्पज से दिया है, तो आप उनको भी फोन करके मना कर सकते हो और वापस से सामान को अपने कस्टडी में ले सकते हो। तो यहाँ पे स्टॉपेज इन ट्रांजिट करने के लिए ऑब्वियसली जो गुड्स है वो सेलर के पोजीशन में नहीं है, वो आउट ऑफ पोजीशन हो चुका है, तो इसीलिए रीगेन करना है पोजीशन। क्लियर ये दोनों पॉइंट? यस मैम। ओके, बायर इंसॉल्वेंट, ठीक है। राइट ऑफ लियन कब कर सकता है, नॉट ए मैंडेटरी रिक्वायरमेंट। राइट ऑफ लियन के लिए जरूरी नहीं है कि बायर इंसॉल्वेंट हो जाए तभी आप राइट ऑफ लियन कर सकते हो। राइट ऑफ लियन हम कब करते हैं, हमारे पास अगर बायर इंसॉल्वेंट हो जाए तो ऑब्वियसली गुड्स हमारे पास हम किसी और को सेल कर देंगे, ठीक है ना। तो बायर का इंसॉल्वेंट होना लियन के लिए, जब लियन के लिए तो इतना ही काफी है कि आप मेरा पेमेंट नहीं कर रहे तो हम होल्ड करके रखे हैं, ठीक है ना। आपसे जो भी प्रॉमिसेस था या जो भी पेमेंट था वो नहीं परफॉर्म किया गया है या प्रॉमिसेस नहीं फुलफिल किए गए हैं, तो हम क्या कर रहे हैं, हम अपना राइट ऑफ लियन एक्सरसाइज कर रहे हैं। लेकिन in case of buyer insolvent right, this right can be exercised only when the buyer becomes insolvent। जब buyer insolvent हो जाए तो आप stoppage in transit कर सकते हैं। क्लियर क्लियर, आपको इन्फॉर्म हो चुका है और आपका सामान ट्रांजिट में, तो आप वापस उसको लेकर के स्टॉपेज इन ट्रांजिट कर सकते हैं। इसके लिए बायर की इंसॉल्वेंसी जरूरी है। नाउ इन सिंपल वर्ड्स, the right of stoppage simple है, the right of stoppage in transit begins with the right of lien ends। जैसे आपका ये हक खत्म होता है राइट ऑफ लियन का, तब आपके पास कौन सा अधिकार आ जाता है, राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट का। समझ, जैसे ही राइट ऑफ लियन खत्म होता है तभी राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट स्टार्ट होता है।
सिंपल। चलो अब हम प्लेस बाय द बायर पढ़ना चाहते हैं। प्लेस मतलब भी अब आप लोग पूछ सकते हो कि क्या होता है, क्या होता है प्लेस का मतलब। प्लेस और बेलमेंट और प्लेस में पढ़ा चुकी हूँ, है ना, ये वही प्लेस है। प्लेस बेलमेंट का क्या मतलब होता था, प्लेस का क्या मतलब होता था, कम ऑन एनीबॉडी इन द क्लास। सोचो, 2 मिनट दिया सोचने के लिए, क्योंकि मैं इसलिए बता रही हूँ बेलमेंट एंड प्लेस का डिफरेंस हम जान चुके हैं, पढ़ चुके हैं, और उसी के साथ हमने प्लेज पढ़ाया था और बेलमेंट पढ़ाया था। कॉपी मत पलटो, कुछ याद करने की कोशिश करो। बेलमेंट क्या था, सिंपल बेलमेंट क्या था, सिक्योरिटी पर्पस के लिए यूज होती है। ये प्लेस था, ठीक है ना, यही प्लेस था। बेलमेंट था जब आप किसी पर्पस से, सेफ कस्टडी से या ग्रेटिचुअसली, अगर आपका कोई रिलेटिव है, अपना ही काम आपको कराना है। बेलमेंट मीन्स सिंपल डिलीवरी ऑफ any goods from one person to another person for safe custody or for some other purpose, right? यूज करने के लिए भी हम बेलमेंट में देते हैं। आप मेरा सामान सुरक्षित रखिए, इसलिए भी हम आपको देते हैं, बेल करते हैं। तो किसी और भी पर्पस से बेलमेंट किया जा सकता है, लेकिन प्लेज सिर्फ एक ही पर्पस से किया जाता है, जो तुम अभी बता रहे थे। फिर से रिपीट करो, सिक्योरिटी पर्पस से, ठीक है ना। प्लेज करने का मतलब मैंने कहा था मॉर्गेज एंड प्लेज लगभग सेम है, लेकिन फिर भी इसमें एक हेडलाइन डिफरेंस है। मॉर्गेज इमूवेबल प्रॉपर्टी का किया जाता है, जबकि प्लेज मूवेबल प्रॉपर्टी का किया जाता है। एक ही डिफरेंस बताया मैंने, इसके अतिरिक्त भी डिफरेंसेस थोड़े बहुत हैं, राइट। तो मॉर्गेज नहीं हो सकता है प्लेज। अब प्लेज क्या हो सकता है, मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि मेरे भाई लोग एक होटल में खाने गए थे और सब लोग सामूहिक, मतलब ग्रुप डाइन आउट था, और खाने के बाद क्या होता है कि जो पैसा था वो कम पड़ जाता है, ठीक है ना। होटल वाले को 5,000 पे करना है, एंड जो पूरा अमाउंट है वो 4,000 है, तो 1,000 लेगा ना, या डिस्काउंट दे देगा होटल वाला, लेगा वो, राइट। तो अब लेकिन वो दोनों अपरिचित हैं, कोई जान पहचान नहीं है, तो क्या करेगा, भरोसे के लिए क्या करोगे, घड़ी या मोबाइल दे दोगे कि शाम तक आकर के हम आपको बैलेंस पे कर देंगे, तब तक आप मेरा मोबाइल दीजिए, आपके 1,000 से तो ज्यादा ही महंगा मेरा मोबाइल है। वो भी खुशी खुशी रख लेगा, भैया जाओ, नहीं आओगे तो उसको बेच करके 5,000 कमा लेंगे, राइट, रख लेगा ना। दिस इज व्हाट प्लेज मीन्स। तो बेलमेंट और प्लेज में एक मेजर डिफरेंस है कि बेलमेंट किया जाता है किसी भी पर्पस से, सेफ कस्टडी के लिए, यूज के लिए, या फिर इसी तरह रखने देने के लिए, किसी भी पर्पस से हो सकता है। लेकिन प्लेस होता है सिक्योरिटी पर्पस से, के लिए लीजिए भाई, आप ये रख लीजिए, आपको तसल्ली हो जाएगी, और आपका, मुझे लोन लेना है, मैंने आपसे लोन ले लिया और मैं आपको बाद में ये अमाउंट दे दूंगी, ठीक है ना। गोल्ड लोन इज काइंड ऑफ प्लेज, राइट। याद आ रहा है, अब याद आया प्लेज क्या है, याद आया महिमा? यस मैम। ऐसे याद रखो, क्योंकि इन सब चीजों को बहुत पढ़ना पड़ेगा, तो दैट बिकम्स टफ। ऐसे याद रखो, मैं एग्जांपल्स देती हूँ इसीलिए ताकि स्टोरीज याद रह जाए, ठीक है ना। बाकी चीज नहीं याद है तो स्टोरीज से आप कनेक्ट करके लिख दोगे। नाउ तो प्लेज आपको समझ में आ गया। नाउ प्लेज बाय द बायर unless the seller agrees। प्लेज बाय द बायर का क्या मतलब है, यानी बायर आपका सामान खरीद के जाता है, पैसा नहीं देता और उस सामान को कहीं प्लेज कर देता है, ठीक है ना। नाउ unless the seller agrees, जब तक कि सेलर तैयार नहीं होता है, the right of lien or stoppage is unaffected by the buyer selling or pledging the goods। यानी कि अगर सेलर अपने तरफ से कोई कंसेंट नहीं दे रहा है, सहमति नहीं दे रहा है, तब तक बायर या तो उसको यूज करे, या तो उसको सेल कर दे, या तो उसको प्लेज कर दे, इसके किसी भी एक्टिविटी से राइट ऑफ लियन या स्टॉपेज इन ट्रांजिट पे कोई असर नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। वो तब भी बना रहेगा। द प्रिंसिपल इज सिंपल, सिंपल फंडा इसका। द सेकंड बायर कैन नॉट बी द बेटर पोजीशन दैट द सेलर फर्स्ट बायर। मतलब आप समझो, हमने गुड्स को डिलीवर कर दिया, सुयश को दिया, ठीक है ना। अब सुयश पेमेंट नहीं कर रहा, और सुयश क्या कर दिया, फर्दर उस सामान को प्लेज कर दिया, राइट, या फिर किसी सामान, दूसरे सामान को बेच दिया। तो फर्स्ट बायर कौन है, सेलर ने पहले कहीं से खरीदा था उसको, ठीक है, और अब तक तुम बायर हुए नहीं हो क्योंकि यू हैव नॉट पेड मी फाइनली। तो जो मेरा राइट है उस सामान पे, जो मेरा अधिकार है उस सामान पे, उससे ज्यादा किसी और का हक हो ही नहीं सकता है। क्लियर?
मैंने ये मोबाइल कहीं से खरीद के दिया और तुमको दिया, तुमने अब तक पेमेंट नहीं किया और लगे किसी और को 2000 ज्यादा करके बेच दिया। वो जो दूसरे को बेचा, ही कैन नेवर बी द ट्रू ओनर। उसके लिए मैं हमेशा ओनर होंगी। और तुमको मालूम है ट्रू ओनर मिल जाने पे क्या करना पड़ता है? यू हैव टू गिव द प्रॉपर्टी बैक टू द ट्रू ओनर। और भले ही आप सेलर से क्लेम करिए तो ये तुमसे क्लेम भी करेगा और वो मोबाइल मुझे वापस भी करेगा। समझ में आया? समझ में आया? आप लोगों को समझ में आया? नहीं आया तो पूछो। आया। ठीक है। द प्रिंसिपल इज सिंपल। द सेकंड बायर, जिसको भी कोई जो बायर है जिसने अभी तक पेमेंट नहीं किया है, वो जिस किसी को भी वापस से प्लेज कर रहा है या सामान बेचने की कोशिश कर रहा है, उसका जो पोजीशन है वो फर्स्ट बायर। फर्स्ट बायर कौन है इस केस में? सेलर। ऑब्वियसली सेलर ने कहीं से वो परचेज किया है ना, प्रोक्योर किया है, तो वो फर्स्ट बायर है जिसका पूरा अधिकार है, उसको अभी तक पेमेंट नहीं मिला है, तो उसका ये राइट ऑफ लियन या स्टॉपेज इन ट्रांजिट का जो अधिकार है बिल्कुल अनअफेक्टेड रहता है। Clear? However, if the buyer transfer the document of title or place the goods to a sub-buyer in good faith and for consideration, then the right of stoppage is defeated. इसका मतलब है if the buyer transfer the document of the title or pledge of the goods to a sub-buyer, यानी जो next buyer है, in good faith, यानी कि अगर बायर के पास प्रॉपर ये हक है, जैसे कि पहला केस क्या था, पेमेंट नहीं हुआ है, तो अभी तक आपने वही क्लियर नहीं किया, तो फर्दर आप प्लेज या बाय सेल भी कर देते तो भी उसका अधिकार बना, वो कभी भी क्लेम कर सकता है उसको। जिसको भी प्लेज किया आपने या जिसको भी आपने वापस से सेल किया उससे वो कलेक्ट कर सकता है। तो स्टॉपेज इन ट्रांजिट और लियन का अधिकार उसका अभी तक बचा हुआ है। लेकिन एज सुन एज यू मेक द पेमेंट, तुम इसके होल एंड सोल ओनर होंगे। उसके बाद गुड फेथ का मतलब है लीगल, ठीक है ना। गुड फेथ का मतलब क्या होता है कि अब आपने उसको कंप्लीट कंसीडरेशन के बदले दिया, यानी अब उस पे किसी और का कोई क्लेम नहीं है। एंड यू हैव सोल्ड समथिंग टू अनदर पर्सन इन गुड फेथ, यानी गुड फेथ का मतलब हम लोगों ने बताया कंसीडरेशन लेकर के, जैसा भी लीगल प्रोविजंस है उसको फॉलो करते हुए, ना फ्रॉड किया है, ना चीट किया है, ना मिसरिप्रेजेंटेशन किया है, सब कुछ बता करके उसको आपने टाइटल भी ट्रांसफर कर दिया, यानी प्रॉपर्टी का ओनरशिप भी ट्रांसफर कर दिया। जब सब कुछ हुआ है तब राइट ऑफ स्टॉपेज नहीं कर सकता। अब सेलर उस पर राइट ऑफ स्टॉपेज कर ही नहीं सकता क्योंकि ऑलरेडी आपने पहले की सारी चीजें खत्म। अच्छा ठीक है, एक और बात मैं बताती हूँ। क्या, सपोज करो कि हमने आपको कोई सामान दिया, ठीक है, और क्रेडिट पीरियड 3 महीने पे दिया, 3 महीने पर दिया, तुमने अभी तक मेरा पेमेंट नहीं दिया है, ठीक है ना, लेकिन मैंने अपना राइट ऑफ लियन को वेव ऑफ कर दिया है। समझ में आ रहा हो? वेव ऑफ याद है, छोड़ दिया आपने मर्जी से। राइट ऑफ लियन को भी वेव ऑफ कर चुकी हूँ मैं, 3 महीने के बाद तुम्हारा पेमेंट भी नहीं मिला और मैंने प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दिया है तुम्हारे नाम से। मतलब जो भी गुड्स है मैंने मान लिया है कि दिस इज योर, ठीक है, हमारे और आपके में बहुत अच्छा रिलेशन है, यू कैन पे मी एनी टाइम, और आप ले जाइए, पूरा अधिकार भी दे दिया। मतलब अपना राइट ऑफ लियन पहले ही वेव ऑफ कर चुकी हूँ। ऐसे में भी अगर तुम किसी को ट्रांसफर कर देते हो, ठीक है ना, पेमेंट अभी तक नहीं किया है लेकिन मैंने आपको प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दिया, तो यू कैन फर्दर ट्रांसफर समबडी एल्स, ठीक है ना, और आप उसको पूरा पैसा उससे लेकर के, उसको पूरा डॉक्यूमेंट दे करके तब गुडविल में ट्रांसफर करते हो, उसके साथ आपने उसको कोई कंफ्यूजन में नहीं रखा है। ऐसे केस में मेरा स्टॉपेज इन ट्रांजिट का राइट खत्म हो जाएगा क्योंकि मैंने पहले ही उसको वेव ऑफ कर दिया है। जैसे ही मैंने टाइटल पास ऑन कर दिया, कंप्लीट ओनरशिप पास कर दिया, आपको मालूम है कि ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी हैज नथिंग टू डू विद पेमेंट ऑफ प्राइस, है क्या? कुछ नहीं ना। इसका तो म्यूचुअल कंसेंट है कि आपने डिलीवर कर दिया, मैंने पेमेंट के लिए मान लिया। अब क्या कर सकता है सेलर? सेलर स्यू कर सकता है प्राइस के लिए, लेकिन लियन या स्टॉपेज इन ट्रांजिट नहीं कर सकता। क्लियर? सिंपल है ये, दोनों ही केसेस मैंने समझा दिया। इस केस में स्टॉपेज इन ट्रांजिट डिफीट हो जाएगा, भले ही मुझे पेमेंट नहीं मिला, बट नाउ आई हैव अ राइट टू sue the buyer for the recovery of payment. Clear? समझ में आ रहा है? Yes, ma'am. Now there are 2 exceptions to make. इसके लिए जो जरूरी है वो 2 exceptions है। देखो, गुड फेथ एंड फॉर कंसीडरेशन देन द राइट ऑफ, अच्छा ठीक है, ये इधर हो गया। हाँ, the seller agrees to resell, mortgage or other disposition of the goods
दो एक्सेप्शंस जरूरी है ये स्टॉपेज इन ट्रांजिट का राइट डिफीट करने के लिए। पहला, इफ द सेलर एग्रीज to the buyer selling, placing or disposing of the goods in any other way, then he loses his right of lien। मतलब अगर सेलर तैयार है, मैंने अभी आपको बताया ना कि मुझे पेमेंट नहीं मिला पर मैं तैयार हूं, अच्छा तुम कभी भी मुझे पेमेंट करना, ले जाइए, यूज करिए, जो भी करना है। तो इफ सेलर गिव्स म्यूचुअल कंसेंट कि ठीक है भाई तुम इसको फर्दर बेच लो, बेचने के बाद मुझे पैसा दे देना, या फिर प्लेज कर लो अगर तुम्हें जरूरी है तो किसी और को दे दो, या फिर जैसे भी तुमको यूज करना है, डिस्पोजिंग ऑफ द गुड्स, हाउएवर यू वांटेड टू यूज इट, आप अपने तरीके से यूज करिए। अगर मैंने पहले ही ये बोल दिया है तो फिर क्या हो जाएगा, अगेन विलिंगली वेविंग ऑफ द राइट ऑफ लियन, देन सेलर लूजेस द राइट ऑफ लियन। ठीक है, पहला ये कंडीशन का फुलफिल होना जरूरी है इस चीज के लिए, मतलब राइट ऑफ लियन को डिफीट करने के लिए। और दूसरा, ट्रांसफर ऑफ द डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल ऑफ गुड्स बाय द बायर। When the seller transfers the document of title of goods to the buyer and the buyer further transfer it, जैसे कि मैंने क्या किया, ट्रांसफर कर दिया। अगर कोई चीज मुझे ट्रांसफर करना और मैंने सर्टिफिकेट बना के दे दिया कि यस आई सर्टिफाई दैट आई सोल्ड दिस पर्टिकुलर थिंग टू यू, ओके, अब मैंने ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी कर चुकी हूँ। रिस्क किसके साथ गया, ओनर के साथ गया। तो अब अगर ऐसे केस में जब ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी हो चुका है और फिर फर्दर बायर बिना पेमेंट क्लियर किए हुए उसको कहीं बेचना चाहता है तो वो बेच सकता है, राइट, उसको उसमें कोई रोक नहीं सकता क्योंकि उसके पास ऑलरेडी टाइटल है, सर्टिफिकेट है कि उसने ये खरीदा है। अब पेमेंट नहीं मिला तो आप पेमेंट के लिए स्यू कर सकते हो लेकिन स्टॉपेज नहीं कर सकते, राइट ऑफ लियन एक्सरसाइज नहीं कर सकते। क्लियर? देखो, द बायर फर्दर ट्रांसफर इट टू अनदर बायर, यानी खरीदार ने और किसी खरीदार को उसको ट्रांसफर कर दिया, हु परचेज द गुड्स इन गुड फेथ, यानी जिसने चोरी नहीं किया है, छुड़ा के नहीं लिया है या जबरन नहीं लिया है, गुड फेथ में लिया है, पैसा दे करके खरीदा है, ठीक है ना, कंसिडरेशन पे करके खरीदा है। देन इन दिस केस इफ द लास्ट मेंशन ट्रांसफर इज बाय द वे ऑफ सेल, द ओरिजिनल सेलर्स राइट ऑफ लियन स्टॉपेज इज डिफीटेड, यानी जो लास्ट ट्रांसफर है वो सेल की तरह से, लास्ट ट्रांसफर मतलब समझो सुयस ने मेरे से सामान लिया, मुझे पेमेंट नहीं दिया लेकिन मैंने उसको ट्रांसफर कर दिया, यानी प्रॉपर्टी का ओनर बना दिया। अब फर्दर वो तुमको वो चीज बेचेगा, राइट, तो ये उसने फिर तुमसे पैसा लिया और तुमको राइट ऑफ ट्रांसफर कर दिया। ऐसे केस में क्या होगा, ऐसे केस में जो ओरिजिनल सेलर है अगेंस्ट द लियन एंड उसका स्टॉपेज इन ट्रांजिट या फिर लियन का राइट डिफीट हो जाएगा। या दूसरा केस है, अगर लास्ट मेंशन ट्रांसफर, जो दूसरा ट्रांसफर है जो तुमने उसको दिया वो दूसरा ट्रांसफर है ना, पहला हमारे बीच फिर वो दूसरा ट्रांसफर जो है वो प्लेज या सेल के रूप में होता है, देन ओरिजिनल सेलर्स राइट ऑफ लियन या स्टॉपेज कैन बी एग्जीक्यूटेड सब्जेक्ट टू द राइट ऑफ प्लेज। ठीक है ना, यानी सिंपल है, अगर आपने सामान प्रॉपर्टी या ओनरशिप ट्रांसफर आप कर चुके हैं, टाइटल ट्रांसफर कर चुके हैं, तो फर्दर वो अगर गुड कंसीडरेशन गुड फेथ में वो ट्रांसफर कर रहा है तो वो एग्जीक्यूटेबल होगा। मैं उस समय में पेमेंट के लिए स्यू कर सकती हूँ, लेकिन ट्रांसफर या स्टॉपेज या लियन के लिए नहीं ट्राई कर सकती हूँ। लेकिन अगर हमने आपको टाइटल नहीं किया है, इंस्टॉलमेंट में मुझे भी भेजना है सामान, वैसे केस में अगर आपने पेमेंट नहीं किया है तो वो लियन या स्टॉपेज इन ट्रांजिट कर सकता है। इवन इफ आई हैव ऑलरेडी ट्रांसफर, वो उससे क्लेम कर सकता है क्योंकि अभी तक आपने टाइटल या ओनरशिप नहीं ट्रांसफर किया था, किसको, बायर को। ठीक है, ओके। राइट ऑफ रीसेल आता है, रीसेल मतलब वापस से सेल करना। ये राइट ऑफ रीसेल है कि अनफिट सेलर रीसेल कब कर सकता है, ठीक है ना, अनफिट सेलर जीवन भर तो वेट नहीं करेगा ना पेमेंट का, तो वो कब रीसेल कर सकता है। द राइट ऑफ रीसेल इज एन इम्पोर्टेंट राइट फॉर एन अनफिट सेलर। अभी तक हमने देखा दो, स्टॉपेज इन ट्रांजिट एंड लियन एंड स्टॉपेज इन ट्रांजिट। स्टॉपेज इन ट्रांजिट के लिए इंसॉल्वेंसी जरूरी था बायर का, लियन के लिए आपको पेमेंट नहीं मिल रहा तो आप कभी भी लियन कर सकते हैं। दूसरा है कि अगर वो तो किसी और को बेच चुका है तो क्या होगा, तो अगर वो किसी और को बेच चुका है तो अगर ट्रांसफर नहीं किया गया है, ओनरशिप अभी तक ट्रांसफर नहीं किया गया है, तो वो इफेक्टिव नहीं होगा। ठीक है ना, फर्दर सेल इफेक्टिव नहीं होगा। ओनरशिप ट्रांसफर हो गया है तो सेल इफेक्टिव माना जाएगा। द सेलर लूजेस द राइट ऑफ लियन और स्टॉपेज इन ट्रांजिट, सिंपल शब्द में। ठीक है,
Now, right of resale क्या है? The right of resale is an important right for an unpaid seller. If he does not have this right, then the right of lien and stoppage would not make sense. कोई मतलब बनता नहीं बनता ना। मैंने ये लियन एक्सरसाइज कर लिया, तुम पेमेंट नहीं करोगे तब तक नहीं दूंगा, लेकिन तुम जीवन भर पेमेंट नहीं करोगे तो फिर मुझे, मेरे लिए तो ये डेड ही रह गया ना, मुझे तो इससे पेमेंट मिला नहीं। इसीलिए बोल रहा है कि अगर वो रीसेल का अधिकार ना हो अनपेड सेलर के पास, तो जो लियन का दिया है राइट या स्टॉपेज इन ट्रांजिट का राइट दिया, वो बकवास हो जाएगा, उसका कोई मतलब नहीं होगा। तो अब ये अनपेड सेलर कब रीसेल कर सकता है? एन अनपेड सेलर कैन एक्सरसाइज हिज राइट ऑफ रीसेल अंडर फॉलोइंग कंडीशंस। सबसे पहले तो अगर गुड्स पेरिशेबल नेचर का हो, इन सच केस द सेलर डज नॉट हैव टू इन्फॉर्म द बायर अबाउट हिज इंटेंशन ऑफ रीसेल। पेरिशेबल है, नष्ट हो जाएगा, तुमने नहीं लिया तो मैं किसी दूध के केस में, ठीक है ना, मैंने आपको बताया था ना कि दूध मंगाया और आप नहीं ले रहे, तो मैं क्या कर सकती हूँ, उसको रीसेल कर सकती हूँ, तुम्हें इन्फॉर्म करने की मुझे जरूरत नहीं है, राइट। मैंने इसको क्या किया, रीसेल कर दिया। तो पेरिशेबल गुड्स के केस में इन्फॉर्म करना जरूरी नहीं होता है आप, क्योंकि जब तक आप मैम मतलब जो सामान रिसीव करने के बाद जो इन्फॉर्म नहीं कर रहे वही ना जी, जब हमने उस पर राइट ऑफ लियन या स्टॉपेज इन ट्रांजिट एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो अब हमको बायर को इन्फॉर्म करने की जरूरत नहीं है कि तुम खरीदोगे कि नहीं खरीदोगे, फाइनल पूछ रहा हूँ तो मैं बेच दूंगा। पेरिशेबल गुड्स है, आप बेच दीजिए इवन विदाउट गिविंग एन नोटिस, राइट। यस मैम ठीक है, सेलर गिव्स ए नोटिस टू द बायर ऑफ हिज इंटेंशन ऑफ रीसेल, लेकिन अदरवाइज क्या करता है सेलर एक बार और नोटिस देता है किसको, बायर को, कि देखो मैं इसको वापस अपनी कस्टडी में ले चुका हूं। द बायर नीड्स टू पे द प्राइस ऑफ द गुड्स एंड आस्क फॉर द डिलीवरी विद इन द मेंशन डेट इन द नोटिस, यानी कि मैंने वापस ले लिया, मैंने उसको नोटिस किया कि एक हफ्ता और वेट करूंगा, एक हफ्ते में तुम पेमेंट कर दो और अपना सामान ले जाओ, ठीक है। अगर उसके अंदर में वो पैसा दे देता है तो वो रिक्वेस्ट कर सकता है डिलीवरी के लिए, लेकिन अगर वो ऐसा नहीं करता है तो फिर सेलर क्या कर सकता है, उसको किसी और को रीसेल कर सकता है। नाउ ही कैन आल्सो रिकवर द डिफरेंसेस बिटवीन द कॉन्ट्रैक्ट, जो हम पहले ही पढ़ चुके हैं। रीसेल करने के बाद भी अगर कुछ डिफरेंस रह जाता है, तुमने 50,000 में खरीदा था और मुझे अभी मजबूरी में 40 या 45,000 में बेचना पड़ा, राइट, तो 5,000 का जो डिफरेंस है वो डैमेजेज भी अनपेड सेलर तुमसे क्लेम कर सकता है, हाँ, जो भी उसका नुकसान होगा। अच्छा, however if the resale price is higher then the seller keeps the profit, फिर वो तुम्हें देने की, अगर 50,000 में हुआ था, कोई 55 में खरीदा है, तो वो 5,000 मुझे तुम्हें देने की जरूरत नहीं। जबकि इन केस ऑफ प्लेज, याद करो प्लेज के केस में क्या था, बैंक को हम देते हैं, मान लो गोल्ड लोन लेते हैं और गोल्ड लोन के अगेंस्ट हम नहीं पैसा कर पाते, तो वो हमको नोटिस देता है, हाँ, नोटिस में भी हम रिस्पॉन्ड नहीं करते, पेमेंट नहीं कर पाता, तो फिर वो ऑक्शन कर देता है ऐसे ज्वेलरीज को। ऑक्शन करने का जितना उसका अमाउंट था वो रिकवर कर लेगा, उससे अधिक अगर वो अमाउंट पे ऑक्शन हुआ तो जो एक्स्ट्रा है वो दे देना होता है, याद आ रहा है, एक्सेस को दे देना होता है। सिमिलरली यहाँ पे लेकिन सेलर अगर उसको कुछ डैमेजेज हो रहा है, किसी और को रीसेल करने पे उसको नुकसान हुआ, तो वो क्या करेगा, नुकसान के केस में जो लॉसेस है वो एक्चुअल बायर से ले लेगा, लेकिन अगर कुछ प्रॉफिट हो रहा है तो वो अपने पास रख सकता है, उसको देने की जरूरत नहीं है। क्लियर? Unpaid seller resales the good post exercising his right of lien or stoppage. Unpaid seller ये right of resale का exercise कब exercise कर सकता है? right of lien का right कब exercise कर सकता है? जब वो पहले right of stoppage in transit या right of lien का exercise मैंने पूछा नहीं, right of resale का जो राइट है उसके पास, वो कब एक्सरसाइज कर सकता है? ऑब्वियसली या तो वो लियन करके रखेगा तब, या फिर स्टॉपेज इन ट्रांजिट करके रखेगा तब, तभी तो रीसेल कर सकता है ना, नहीं तो रीसेल कैसे कर सकता है? The subsequent buyer acquires a good title of the goods even if the seller has not given a notice of resale to the original buyer. ठीक है, unpaid seller resells the good post exercising his right of lien or stoppage, यानी जो भी subsequent buyer है acquires a good title of the goods even if the seller has not given a notice of resale to the original buyer. इसका मतलब है, मान लो मैंने वो right of lien या right of stoppage in transit कर लिया और किसी और को सामान बेच दिया, अब वो सब्सिक्वेंट बायर हो गया ना, समझ में आया? सब्सिक्वेंट बायर, मेरे पास अब वो गुड्स नहीं है, सेलर ने ऑलरेडी उसको रीसेल कर दिया है,
वो रीसेल वाला अगेन क्या कर सकता है, सब्सिक्वेंट बायर्स, उसके पास ऑटोमेटिकली गुड टाइटल आ जाता है। गुड टाइटल मतलब ओनरशिप ट्रांसफर हो जाता है, इवन इफ सेलर हैज नॉट गिवन नोटिस ऑफ रीसेल टू द बायर। थोड़ा इसको मैं और समझा देती हूँ इस पॉइंट को। मैं सेलर हूँ, सुयस बायर है, ठीक है ना, सुयस को डिफॉल्टर बना रहे हैं हर एग्जाम्पल पे। ओके, मैं सेलर हूँ और सुयस बायर है। सुयस ने पेमेंट नहीं किया, ठीक है ना, मेरे पास राइट ऑफ लियन है, मैंने राइट ऑफ लियन एक्सरसाइज किया, और एक्सरसाइज करने के बाद मैंने तुम्हें इवन इफ आई हैव नॉट गिवन यू नोटिस, ठीक है ना, और उसको रीसेल करके खुशी को बेच दिया, राइट। अब खुशी को क्या कर सकते, खुशी पर इस बात का बिल्कुल कोई असर नहीं पड़ेगा कि मैंने आपको राइट नोटिस नहीं किया था रीसेल करने का और कर दिया, उसके पास अब ओनरशिप जा चुका है, अब आप उससे क्लेम नहीं कर सकते। क्लियर आया हुआ? Even if you are ready to pay me now, but I have already sold it, so you cannot claim that particular goods from her, right? समझ में आया? सब्सिक्वेंट बायर के पास ओनरशिप या टाइटल ट्रांसफर हो चुका है, ठीक है ना, नहीं भी मैंने आपको नोटिस किया तो भी इससे रीसेल के पर ओरिजिनल बायर को नहीं भी इन्फॉर्म किया तो भी खुशी के राइट पे टू एक्सरसाइज द राइट एज ओनर ऑन सेम गुड्स कोई असर नहीं पड़ेगा। क्लियर हुआ? रीसेल where the right of resale is reserved in contract of sale, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में मैंने कहा था ना, जब हम कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल करते हैं उसी समय मान लो मैंने अपना राइट ऑफ लियन वेव ऑफ कर दिया, तो वेव ऑफ हो गया, पेमेंट करो ना करो, मैं लियन का राइट एक्सरसाइज नहीं कर सकते। सिमिलरली राइट ऑफ रीसेल क्या होता है, रिजर्व करके रखा जाता है। समझ में आया? If the contract of the seller specifies that the seller can resell the goods if the buyer defaults, then the seller reserves his right of sale. He can claim damages from the original buyer even if he does not give a notice of resale. यानी कि ये जो रिजर्व है, ये राइट है रीसेल का, ये क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन करना पड़ता है कि if you don't pay me on so and so date, then I have a right of lien and as well as I have a right of रीसेल, ठीक है ना, मैं तुम्हें बिना नोटिस दिए भी इसको रीसेल कर सकता हूँ। समझ में आया? ये रिजर्व करना पड़ता है, अगर ये भी छोड़ दिया तो फिर रीसेल का भी ऑप्शन चला जाएगा। तो लियन का गया तो रीसेल का भी चला ही गया। अब तो आप क्या कर सकते हैं, स्यू फॉर द पेमेंट, एक्चुअली आपके पास अब सिर्फ वही बचेगा। समझ में आया? जिसको कहते हैं लीगल कॉम्प्लिकेशन में जाना। अभी तक क्या है, आपको कोर्ट का मैम जो खरीद के वापस से बेच दे वही ना रीसेल? हाँ, बिना बताए। हाँ, खरीद नहीं, आपने खरीदा लेकिन पेमेंट नहीं किया, मैंने उस पे क्या किया, राइट ऑफ लियन एक्सरसाइज किया, उसको वापस से अपने कस्टडी में ले लिया और किसी और को बेच दिया, ठीक है, तुम्हें नोटिस नहीं दिया मैंने, तो भी ये जो सेल होगा वो प्रॉपर होगा, गुडविल में होगा, ठीक है ना, इस पे कोई क्लेम नहीं आएगा। यहाँ तक समझ में आ गया? रीसेल where the right of resale is reserved in the contract of sale, ये राइट सेलर को अपने लिए रिजर्व करके रखना पड़ता है, ठीक है ना, पहले से ये क्लियर करके रखना होता है। नाउ प्रॉपर्टी इन द गुड्स हैज नॉट पास्ड टू द बायर, यानी द अनपेड सेलर कैन एक्सरसाइज हिज राइट ऑफ विदहोल्डिंग डिलीवरी ऑफ गुड्स। क्यों हम विद होल्ड करके भी रख सकते हैं डिलीवरी ऑफ गुड्स, आपके पास डिलीवर नहीं करेंगे। दिस इज सिमिलर टू द राइट ऑफ लियन एंड इज कॉल्ड क्वासी लियन, ठीक है, मेरे पोजीशन में गुड्स नहीं है, ठीक है ना, वो स्टॉपेज इन ट्रांजिट है, मैं उसको वापस से अपने पास अपने वेयर हाउस या शॉप में मंगवा भी नहीं रही हूँ, मैं बस कह रही हूँ बस तुम अपने पास होल्ड करके रखो, इसको डिलीवर मत करो। विद होल्ड कर लिया हमने डिलीवरी को तब तक जब तक आपने पेमेंट नहीं किया, इसको हम क्वासी लियन बोलते हैं। और एक अनपेड सेलर तब तक आपके पास प्रॉपर्टी इन गुड्स यानी बायर के पास ट्रांसफर नहीं होता प्रॉपर्टी इन गुड्स जब तक कि आपको डिलीवरी पूरा का पूरा ना मिल गया हो गुड्स का। क्लियर? समझ में आया? अनपेड सेलर के केस में। अच्छा ठीक है, मैंने जो भी पढ़ाया अभी आपके पास है, आपके पास नोट्स भी है, आप देखिए पढ़िए और जो नहीं समझ में आया पूछिए। लास्ट पॉइंट नहीं समझ में आया, प्रॉपर्टी इन द गुड्स हैज नॉट पास्ड टू द बायर, यानी कि प्रॉपर्टी जो है, प्रॉपर्टी इन गुड्स का मतलब टाइटल से होता है, ओनरशिप से होता है, तो ओनरशिप बायर के पास तब तक ट्रांसफर नहीं होता जब तक कि उसके पास वो कंप्लीटली डिलीवर्ड ना हो जाए, राइट। तो हमने क्या किया, राइट ऑफ लियन तो हाथ से निकल चुका है, हमने स्टॉपेज इन ट्रांजिट करके क्या किया, हमने उसको वापस से अपने कस्टडी में मंगा करके लियन नहीं एक्सरसाइज किया, सिंपली कैरियर को बोल दिया होल्ड करो, जब तक मैं नहीं बोलता हूं तब तक डिलीवर मत करो, राइट। नोटिस उसको इन्फॉर्म मत करो कि हमारे कस्टडी में आ गया और आप ले जाकर के कलेक्ट कर सकते हैं।
तो withhold the delivery of the goods is also similar to the lien, इसीलिए हमने इसको quasi lien बोला, राइट? अपने पोजीशन नहीं दिया, अपने कैरियर या अपने जो भी बीच में शिपमेंट का है उसको नोटिस करके विदहोल्ड करा दिया डिलीवरी, तो राइट नहीं ट्रांसफर हुआ बायर तक उस पे। यस खुशी कुछ पूछना है? हाँ पूछो। बताओ क्या ये नॉर्मल राइट्स है सेलर के? मतलब देखो एक सेलर के ये सब राइट्स है ना, पेमेंट के लिए स्यू करना, डिलीवरी अगर रिजेक्ट कर दिया है तो हम आपसे डैमेजेस ले सकते हैं, अगर अधिक रख लिया है तो अधिक पैसा ले सकते हैं, अगर आपको रिजेक्ट किया करना था लेकिन नोटिस नहीं किया तो हम ये समझेंगे कि आप तो नॉर्मल जो राइट्स है सेलर के वो सारे राइट्स अनपेड सेलर के पास भी है। क्लियर? सेलर के पास जितने हमने राइट्स ऑफ सेलर एंड राइट्स ऑफ बायर पढ़ चुके हैं हम लोग, तो राइट्स ऑफ सेलर जो भी है वो अनपेड सेलर का भी राइट है, राइट? ड्यूटीज ऑफ सेलर जो भी है वो अनपेड सेलर का भी ड्यूटी है, लेकिन अनपेड सेलर को कुछ अधिक राइट दिया गया है क्योंकि वो अनपेड है, उसका रिस्क है अभी तक, राइट? इसीलिए उसको और क्या राइट दिया गया? तो राइट ऑफ लियन, राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट एंड राइट ऑफ रीसेल, ठीक है ना? राइट ऑफ रीसेल का भी अधिकार उसको दिया गया है। अब किस केस में रीसेल करना है, कौन से केस में नोटिस देना जरूरी है, कौन से केस में नोटिस देना जरूरी नहीं है, कौन से केस में दूसरे जिसको हमने बेचा वो फर्दर बेच सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इवन इफ आई हैव नॉट नोटिफाइड द एक्चुअल बायर यानी फर्स्ट बायर, राइट? The contract of the sale specifies that the seller can resell the goods if the buyer defaults. If the contract of the sale of goods specifies that seller can resell the good if buyer defaults, यानी if buyer defaulter होने का मतलब क्या होता है? अपने promises को fulfill नहीं करना, पेमेंट नहीं किया, प्रॉमिस जो भी रखा था किया था करने का वो नहीं किया, क्रेडिट पे भी पेमेंट नहीं किया, अगर ये सारे केसेस होते हैं बायर डिफॉल्टर हो जाता है तो सेलर क्या करता है? सेलर के पास एक राइट होता है कि आप किसी और को बेच दीजिए। क्लियर? यही मतलब हुआ। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में ऑप्शंस होते हैं, seller and buyer on the basis of their relationship, on the basis of their अब देखो मान लो वो एक इवॉल्विंग पार्टीज है, हमेशा से डीलिंग में रहा है, तो कभी कभी इतने अच्छे रिलेशन हो जाते हैं कि हम कुछ राइट्स अपने गिव अप कर देते हैं, कुछ ज्यादा क्रेडिट पीरियड दे देते हैं। तो अगर वैसे केसेस में आपने अपना राइट ऑफ लियन गिव अप कर दिया है, राइट ऑफ रीसेल गिव अप कर दिया, तो फिर गया हाथ से। अब सिर्फ आपके पास वही सारे राइट्स बच जाते हैं जो आम सेलर के पास है। समझ में आ रहा है? ठीक। और कुछ पूछना है किसी को? मेरे ख्याल से हम लोग अब दूसरा क्लास अभी नहीं शुरू कर पाएंगे। मैंने आपको पहले ही बोला था कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट थोड़ा कैसे है, गुड्स ऑफ सेल्स एक्ट में ना बहुत चीजें आप करते हैं, खरीदारी आप करते हैं, शॉपिंग आप करते हैं, रिटर्न भी आप गुड्स को करते हैं, राइट? ठीक है। तो जो नहीं भी व्यवसायी है, जो नहीं भी बिजनेस में खुद है, वो भी थोड़ा बहुत इसके बारे में जानता है। कुछ चीजें जो आपको बताई गई, कुछ चीजें आप ऑलरेडी जानते हैं, तो आपने इसको जल्दी और आसानी से समझ लिया। लेकिन यार नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के केस में तो हम पूरे अपरिपक्व हैं, ठीक है ना? क्योंकि एक चेक से थोड़ा बहुत जान पहचान है हमारा, हमने चेक को देखा, छुआ और समझते हैं, थोड़ा बहुत चेक के बारे में समझते हैं। बाकी के दो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के बारे में कुछ नहीं समझते। प्रोमिसरी नोट क्या होता है, बिल ऑफ एक्सचेंज क्या है, कहाँ पे ज्यादा बिल ऑफ एक्सचेंज यूज किया जाता है, कहाँ पे प्रोमिसरी नोट क्या है, ये तीनों जो है वो कैश के इक्विवेलेंट माना जाता है, राइट? तो इसको समझने के लिए थोड़ा और सीरियसनेस, थोड़ा अटेंडेंस में वृद्धि और कैमरा ऑन रखने की जरूरत पड़ेगी, ठीक है ना? आई थिंक हमें अब कैमरा वाला इसे स्विच करना पड़ेगा और आप सबको फिजिकल मोड में आना पड़ेगा। तो अगर ऐसा होता है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट थोड़ा समझना पड़ेगा, बाकी आपने उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को समझ लिया जो पहले 1-2 दिन में मैं पढ़ाऊंगी, ठीक है ना? तो फिर आपको समझने में आने लगेगा, क्योंकि बाकी चीजें वही होती है। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट कैसे एक्ट करता है, कैसे फंक्शन करता है, कैसे पार्टीज होते हैं, ये आपको अटेंटिव रहना पड़ेगा। सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में तो फिर भी बहुत कुछ प्रैक्टिकल था, लियन पता है तुम्हें, मॉर्गेज पता है तुम्हें, प्लेज मालूम है आपको कि प्लेज का राइट कब एक्सरसाइज कर सकता है, तो आप आसानी से समझ गए,
ठीक है। निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के बाद इसमें थोड़ा अटेंटिव रहना पड़ेगा। तो जब आओगे आप लोग क्लास में, तो अब नहीं तो नेक्स्ट क्लास से शुरू करेंगे, उसमें अगर ऑनलाइन क्लास में भी रहोगे तो अटेंटिव रहना, ठीक है। कैमरा ऑफ मत करना, प्रॉपर टाइम निकाल करके पढ़ना, तुम्हें समझ में आ जाएगा। मैं तो नेटवर्क वीक था इसलिए ऑफ किया हूँ। है बिल्कुल आसान, लेकिन आपके अटेंशन की जरूरत है, ठीक है ना। किसी भी चैप्टर में आप सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में भी जब अटेंटिव होते तो देखते समझ में आने लगता है, जब अटेंटिव नहीं होते तो सिंपल चीज दिमाग से निकल जाता है, ठीक है ना। तो थोड़ा अलर्ट रहिएगा, समझ में आ जाएगा, इतना कुछ डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन थोड़ा समझने वाला है, ठीक है ना। अटेंडेंस बना लेते हैं। अभी भी 4 बच्चे, मेघा, आकाश, संस्कार एंड मैम नेटवर्क सही है मैम इधर, इसीलिए थोड़ा सा दिक्कत, ऑफ किया हूँ। बाकी और मेघा और आकाश को क्या प्रॉब्लम है बताओ जल्दी।